जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और इस तरीके की कुछ छोटी मोटी चीजें बताई थी कि किसी भी एलिमेंट के एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, Z क्या होता है, A क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब चीजें कैसे फाइंड करते हैं। याद है, भूल गए? दोबारा समझाऊं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आगे के टॉपिक। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो रदरफोर्ड के मॉडल से सीखा ना, अब तक जो दुनिया के सामने आया था, तो उसके अलावा उसने हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो ये है कि ऑन एन एवरेज एटम के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कहाँ कहाँ पर होती हैं और उससे हम एटम को या एलिमेंट को कैसे सिग्निफाई करें या इसको रिप्रेजेंट करें, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब ये बात हम सब जानते हैं कि रदरफोर्ड के बाद बोहर का मॉडल आया था, नील्स बोहर का, एक और महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट, पर एकदम से नहीं आ गया था, बीच में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी, समझ गए? तो आज हम लोग उन्हीं डिस्कवरीज में से कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से हम बोहर के मॉडल की तरफ पहुंचे, जिसके अंदर दो टॉपिक दिए हुए हैं, ए डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो, मैं तुम लोगों को सीबीएसई के हिसाब से पढ़ा रहा हूं और एक्स्ट्रा चीजें भी जो आती हैं वो बताता रहता हूं, न्यूमेरिकल्स भी करवाता रहता हूं। तो मैंने ये हेडिंग भी अभी एनसीईआरटी के हिसाब से डाली है कि बोहर के मॉडल के आने से पहले जो डिस्कवरीज हुई थी उसमें से दो मेन चीजें क्या है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जितनी भी, वो दोनों नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी। इसमें हम वो पढ़ेंगे और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अगर ये दो चीजें समझ में नहीं आई तो बोहर का मॉडल समझ में नहीं आएगा, समझ गए? तो अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पहले ये पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, EMW या EMR, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन क्या होता है? पता है? स्कूल वगैरह में हुआ है कुछ? देखो बच्चों, मेरी बात सुनो। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की 1870 में एक थ्योरी आई थी जो मैंने तुम्हें बताई भी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और उसमें उसने ये बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो अपने अंदर से क्या एमिट करेगा, एनर्जी, रेडिएशंस। समझ गए? एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस या वेव्स, और उन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसके नाम में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? दो चीजें नजर आ रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो चीजें नजर आ रही हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेट, यानी कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक वाली चीज भी है और कुछ मैग्नेटिक वाली चीज भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर दो टाइप की फर्दर और वेव्स होती हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्पेस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं। ये मैं तुम्हें पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, ध्यान से देखना। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये एक्सेलरेटेड मोशन में है।
मतलब इसकी स्पीड या तो बढ़ती ही जा रही है या तो घटती ही जा रही है या फिर ये सर्कुलर मोशन में है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये अपने अंदर से क्या रेडिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या रेडिएट करेगा? किसने बोला ये? मैक्सवेल। समझ गए? अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो मैं ड्रॉ कैसे करूं यहाँ पे? तो मैंने अभी क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फर्दर दो टाइप के वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और आधी आधी एनर्जी कैरी किए हुए हैं। मतलब जो भी टोटल एनर्जी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और आधी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब सवाल ये है कि दोनों परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? मतलब बच्चों ये बोर्ड एक प्लेन है, पक्का एक वेव इसके ऊपर जा रही होगी और इमेजिन करो यहाँ पर ये दूसरा प्लेन एक और है, ऐसे करके पूरा प्लेन है, मतलब बड़ा सा, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो? और एक वेव इस प्लेन के ऊपर ऐसे 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 चल रही है। तो तुम बताओ ये दोनों वेव्स परपेंडिकुलर हुई है नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी एक वेव ऐसे 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 चल रही है और एक वेव ऐसे ऐसे चल रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है फिर ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एक वेव तो ये हो गई जो बोर्ड के प्लेन पे है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, और एक दूसरी वेव है जो इस वाले प्लेन पे है, यहाँ पर भी एक प्लेन है और उस पर एक वेव ऐसे 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 चल रही है। तो वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया तो बताना। आया समझ में? अगर नहीं आया तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं, एक सेकेंड। अब यहां पर ये समझ लो जो मैंने ब्लैक पेन से लाइन बनाई है वो कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोर्ड के प्लेन पे है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे बोर्ड के प्लेन पे है। तो इसको मैं इस तरीके से शेड कर रहा हूं। ये मैं शेड इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें ये अच्छे से दिख पाए कि ये बोर्ड के प्लेन पे चल रही है ये वाली वेव। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये शेड मैंने इसलिए किया है ताकि तुम्हें समझ में आए ये वेव ऐसे 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 बोर्ड के प्लेन पे, और जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया हुआ है वो कौन सी वेव्स है? जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। मतलब एक वेव का प्लेन ऐसे है और दूसरी वेव का प्लेन ऐसे। समझ गए ना? एक वेव इस प्लेन पर चल रही है और एक वेव हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रही है। तो इसको भी मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ में आए तो बताना। कुछ पिक्चर समझ में आ रही है? यहाँ दो प्लेन है, एक ये वाला प्लेन जो बोर्ड का है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बनाया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जो ब्लू वाला है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ऐसा वाला प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो मान लेते हैं बच्चों 2 मिनट के लिए कि ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ब्लू वाला है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मिलाकर एक ये जो मिलाकर वेव बनी इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों कहाँ जा रही है? इधर। जरा चेक करो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? हाँ। और जो हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है उसके भी तो परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो दो प्लेन हो गए ना, एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है। समझ में आ रहा है?
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जा रही है। तो चेक करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जो आगे जा रही है क्या वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा है, वेव ऐसे जा रही है, तब भी तो परपेंडिकुलर है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक पूरा ना हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया ऐसे करके देखो, ये है ना, ये ऐसे एक प्लेन जा रहा है, तो इस प्लेन पर ये लाई कर रहा है ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। समझ में आ गया? ये टेबल का ये वाला पार्ट है और इस टेबल के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है। समझ गए? और एक ये वाला प्लेन है, ये वाला ऐसा, समझ गए ना? तो इस पर ये ब्लैक वाली लाइंस चल रही हैं। क्लियर हो गया? तो 1870 में, इन 1870 जेम्स क्लार्क मैक्सवेल gives its famous electromagnetic theory. Electromagnetic theory, उसने क्या थ्योरी दी कि any charged particle in which he states any charged particle when is in accelerated motion will radiate electromagnetic waves or radiations. इतनी बात बच्चों समझ में आई है नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ पिक्चर बनी दिमाग में, ये पिक्चर बुक में भी दी हुई है, आप लोग देख सकते हो, और वहां आपको क्लियरली दो प्लेन नजर आ जाएंगे जिस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं तो इसको एक बार अच्छे से देख लो और ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चले आगे, समझ में आ गया? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1870 में अपनी फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या कहा? कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो क्या रेडिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? तो वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, एंड दोनों परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होते हैं, और ये दोनों ही आधी आधी एनर्जी कैरी किए हुए हैं। मतलब टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितनी एनर्जी है वो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है और आधी मैग्नेटिक फील्ड के पास है, और इन दोनों की ही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होती है, और ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। कुछ समझ में आया? तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले वो अभी मैं नोट डाउन करने वाला हूं, इनको कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो जितना अच्छे से अभी इसको समझ लोगे ना, उतनी ही तुम्हारी ये समझ लो एनर्जी बच जाएगी 12th क्लास में। समझ गए? तो दो फायदे हो गए ना, 11th का भी सिलेबस होता जा रहा है, यहाँ भी पूरे नंबर आएंगे, 12th में भी पूरे नंबर आएंगे, मेहनत भी वहां कम लगेगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तुमको जो चीज आ गई है उसको साइड कर दोगे ना, उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उतनी। चले आगे, और इसको रेस कर देता हूं। तो ये पिक्चर जो मैंने अभी ड्रॉ करी थी इसको दिमाग में रखना। अब हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बताओ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अब इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करते हैं। व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल, व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल is in accelerated motion, it will radiate energy in the form of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ गए? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा क्या रेडिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in which both electric field and magnetic field are perpendicular to each other। इसमें अभी मैंने फिगर ड्रॉ करके दिखाया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं एंड both are also perpendicular to the direction of propagation of wave। और दोनों किसके परपेंडिकुलर हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन आपके पास आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। पर इसमें और भी कई चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सभी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। समझ गए? ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travels with speed of light in air and vacuum। और लाइट की स्पीड बच्चों क्या होती है? c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? समझ गए? बहुत सारी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अभी हमें वो भी पढ़ना है। समझ गए? जो लाइट है ना, व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा और क्या पता है? जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, देखो ऑब्वियसली इसके अंदर एनर्जी तो है, अगर वेव जा रही है तो एनर्जी लेकर ही जा रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो भी टोटल एनर्जी है वो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड में है और आधी मैग्नेटिक फील्ड में है। यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं शॉर्ट में EMW लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना? मैंने शॉर्ट में EF और MF लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक कोई दिक्कत? क्या मुझे ये बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अभी हमने फिगर में बना के देखा था। हाँ लिख दिया, मैं तो बस ऐसे ही एड्रेस कर रहा हूं एक पॉइंट। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए, एयर चाहिए, कुछ तो चाहिए। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल करता है, साउंड चैप्टर पढ़ा है ना 9th में। तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं चाहिए। यानी कि electromagnetic waves do not require any material medium for the propagation। यानी कि they can travel through vacuum, they can travel through वैक्यूम। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक बात और याद रखना, ये जो दो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाए थे,
इन दोनों की ही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है, यानी कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ of an electromagnetic radiation। अब EMR बोलो या EMW बोलो, कोई फर्क पड़ता है बच्चों इस बात से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ही बात है। अब तुम्हें शायद ये वाला पॉइंट सही से समझ में नहीं आया होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम का क्या मतलब है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आगे कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं इसी वेव से रिलेटेड, तब ये समझ में आ जाएगा। पर अभी के लिए 2 मिनट के लिए ये रट लो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, ये सेम होती है। ये जो 2 इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। अगर आप अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लोगे तो अलग अलग ही होगा ऑब्वियसली, पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होता है। कोई दिक्कत? चले आगे। ये सारी चीजें कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेना, लिख लेना। कोई दिक्कत? चलो भाई आगे चलते हैं। मतलब ये ना एक नया कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे दिमाग में अभी बिठाया जा रहा है। 12th क्लास में प्रॉपर इसके ऊपर एक चैप्टर है, तो 11th में इन्होंने क्या करा है, थोड़ा बस एक इंट्रोडक्शन टैब डाल दी है। और इंट्रोडक्शन क्या, मैं तुम्हें पूरा ही बता रहा हूँ। ये सारी चीजें इतनी ही है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यही होती है जो मैंने तुम्हें बताया, जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया, और ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसको और डिटेल में 12th में पढ़ने को मिलेगा। अब बच्चों अगर हमें किसी भी वेव को पढ़ना है या समझना है तो पहले हमें वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो मैं एक वेव अभी ड्रॉ करके उसके बारे में तुम्हें समझाने जा रहा हूं। यानी कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। चलो एक वेव बनाते हैं। ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। वेव ऐसी होती है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना, साउंड वेव भी तो पढ़ा होगा ना, वेव ऐसी बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय अ वेव? वेव क्या होता है? स्पेस में या मान लो कोई मीडियम है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टरबेंस अगर होती है पार्टिकल्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेव। व्हाट डू यू मीन बाय वेव? वेव इज एनी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मान के चलो तालाब है, तालाब एकदम शांत है और आपने उस पर पत्थर फेंक दिया, तो उस पर रिपल्स बनते हैं, गोल गोल बनते हैं नहीं बनते? तो क्या वो वेव्स की तरह आगे नहीं बढ़ रहे? सेंटर से आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो क्या है? वेव ही तो है। व्हाट डू यू मीन बाय वेव? वेव्स आर अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस in space in which particles of the medium only vibrate but do not travel, whereas wave propagates in space in a direction।
मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मान लो तालाब में आपने पत्थर डाला, फेंका, तो उसमें रिपल्स बने, तो आगे की तरफ क्या बढ़ रहा है? वेव्स। क्या पानी आगे बढ़ के जा रहा है? पानी तो नहीं जा रहा। अगर तालाब में कोई पत्ती गिर गई है या कागज गिर गया है, तो आप देखना वो ऊपर नीचे तो हो रहा है, पर वो आगे नहीं जा रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? सूखी पत्ती तालाब में पड़ी हुई थी और मैंने तालाब में पत्थर फेंका, तो वो जो रिपल्स बनते हैं गोल गोल, वो तो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, वेव तो आगे जा रही है। पर क्या पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल कर रहा है? पार्टिकल ऑफ मीडियम आगे जा रहा है? नहीं जा रहा। पानी थोड़ी ना आगे जा रहा है, पानी तो वही है, बस ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। यानी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या करते हैं? खाली। और वेव क्या करती है? वेव प्रॉपर आगे की तरफ ट्रेवल करती है। समझ गए? अब किसी भी वेव के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेस्ट? क्रेस्ट, क्रेस्ट जब हमने तालाब में पत्थर फेंका तो जो रिपल्स बने वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम देखो वो लहरें ऐसी ऐसी जा रही है, नहीं जा रही? वो जो कागज या पत्ती है वो ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही? तो किसी भी वेव का जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। यानी कि यहां पर ये कौन है? क्रेस्ट। ये कौन है? क्रेस्ट। तो बच्चों ये क्या हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। ट्रफ। तो क्रेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे? द मैक्सिमम अपवर्ड displacement of a particle during its vibration is called crest। समझ में आ गया? क्या मुझे बताना पड़ेगा ट्रफ क्या होता है? या समझ गए? समझ गए ना? तो नीचे की तरफ या नेगेटिव में द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट of a particle during its vibrational motion is called trough। यहां तक कोई दिक्कत? ये सारे टर्म समझ में आ रहे हैं? ये तुमने पहले भी पढ़े हुए हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वेवलेंथ। What do you mean by wavelength? वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? ये भी तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर पता है तो जल्दी से बता दो, फिर इसको मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ। अच्छा एक मिनट, एक बच्चा कह रहा है कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है। तो बच्चों मैं एक वेव बना रहा हूं, तो एक क्रेस्ट मैंने ये ले लिया और एक क्रेस्ट मैंने ये ले लिया, तो क्या ये वेवलेंथ है? तो अगर आप सिर्फ ये बोलोगे कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ, तो दो कौन से क्रेस्ट लेने हैं या दो कौन से ट्रफ लेने हैं? कॉन्जिक्यूटिव। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ये तो मेजरमेंट के लिए ठीक है, पर नाम से भी तो एक डेफिनेशन बन रही है, वेव लेंथ। वेव की लेंथ, वेव की लंबाई। बच्चों ये वेव यहां से स्टार्ट हुई और यहां से लेकर यहां तक आधा और यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे आ गया। तो अगर मैं ये कहूं कि वन कंप्लीट जो वेव की लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, तो क्या वो सही नहीं है? अगर मैं ये कहूं कि दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, वो भी सही है। अगर मैं कहूं कि दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कॉन्जिक्यूटिव, वो भी सही है। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हो गई? द लेंथ ऑफ
the length of one complete wave is called wavelength. और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक बच्चे ने बोला the distance between two consecutive crest or trough is called wavelength. कोई दिक्कत? आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सही है। समझ में आ गया बच्चों? वेवलेंथ को डिनोट किससे करते हैं? वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं LAMBDA, लैम्डा। बच्चों इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ लीटर मीटर। भैया एक तरह की लेंथ ही तो है, और चाहे अगर कोई भी चीज की लेंथ है तो उसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर। समझ गए? अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है कोई वेवलेंथ का? डायमेंशन होती है कोई? अगर ये लेंथ है तो डायमेंशन L ही होगी खाली। हाँ या ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला याद रखना, और ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के काम भी आता है। किसी भी वेव की वेवलेंथ और उसी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो लाइट की स्पीड आ जाएगी। ये फॉर्मूला हमेशा जीवन में याद रखना। किसी भी वेव की वेवलेंथ का मल्टीप्लाई अगर मैं उसी वेव की फ्रीक्वेंसी से कर दूं, हालांकि फ्रीक्वेंसी अभी हमने नहीं पढ़ा, बताने जा रहा हूं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या मैं यहां से फॉर्मूला निकाल सकता हूं? लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। इनवर्सली हो गया ना? चेक करो ना, सी तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई कि नहीं? और अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? चले आगे, कुछ रह गया तो बताओ। इसको वर्ड्स में लिखूं या समझ गए? ये मैं यहां पर एक ना ऐसे नोट डाल दे रहा हूं, और नोट के अंदर तुम्हें लिखना क्या है वो तुम खुद लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं, वीडियो जाके घर पे देख के लिख लेना। As the frequency increases, the wavelength of the wave decreases. और हम ये भी लिख सकते हैं, as the frequency of a wave decreases, its wavelength increases. या तुम ये भी लिख सकते हो, wavelength is inversely proportional to frequency. इसमें भी वो पॉइंट कवर हो गया, और ये तीनों भी लिख सकते हो। यहां तक क्लियर? बच्चों कई बार क्वेश्चन में वो पता है क्या करता है? वेवलेंथ हमको ऐसे दे देता है mm का मतलब समझ में आ रहा है? वेवलेंथ की वैल्यू किसमें दी हुई है? मिलीमीटर में। तो ये हो गया 10 पावर -3 मीटर। या वेवलेंथ हमको दे देता है सेंटीमीटर में, इसका मतलब है 10 पावर -2 मीटर। मैं सबको स्टैंडर्ड यूनिट में ला रहा हूं। कई बार वो लिख देता है म्यू एम का मतलब होता है माइक्रोमीटर। कई बार वो लिख देता है एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर, तो -9 मीटर। कई बार वो लिख देता है खाली एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब होता है 10 पावर -10 मीटर। कई बार वो लिख देता है पीएम, तो प्रधानमंत्री मत लिख देना, इसका मतलब होता है 10 पावर -12 मीटर। कई बार वो लिख देगा एफएम, तो एफएम रेडियो मत बना देना, 10 पावर -15 मीटर कर देना। कोई दिक्कत? मुझे लगता है वेवलेंथ के बारे में मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्लियर हो गया? वेवलेंथ क्लियर हो गया? अच्छा, यहां से लेकर यहां तक पूरी वन कंप्लीट वेव है। पर मान लो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्रैश से, तो यहां से लेकर यहां तक भी तो वन कंप्लीट वेव है। या मैं यहां से शुरू करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक वन कंप्लीट वेव मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वन कंप्लीट वेव की जो लेंथ होगी उसको वेवलेंथ बोलते हैं।
वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। जैसे ये तो लिख लेना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मान लो मैं एक वेव बना रहा हूं, बच्चों ये जो मैंने अभी अभी एक वेव बनाई है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है या इसकी वेवलेंथ ज्यादा है? नीचे वाली की। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक, यानी इसकी वेवलेंथ कितनी लंबी है, हाँ या ना? और इसकी वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक ही है खाली। भले ही इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है पर वेवलेंथ तो इसकी छोटी है ना, और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और अगर मैं कोई ऐसी वेव बनाता हूं तो इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, यहां से लेकर यहां तक। समझ में आ रहा है? तो वेवलेंथ की कहानी समझ में आ गई। चले आगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी शब्द से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी शब्द का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कोई चीज एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार दोहराई गई, उसी के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है। तो ये जो वेव आगे जा रही है, क्या ये धीरे धीरे जा रही है? ये तो बहुत तेज जा रही है ऐसे करके, हाँ या ना? तो मैंने इसको 1 सेकंड का टाइम दिया, मैंने इसको 1 सेकंड का टाइम दिया। 1 सेकंड में कितनी कंप्लीट वेव बनी? जैसे यहां से लेकर यहां तक एक वेव, यहां से लेकर यहां तक 2 वेव, फिर इसके आगे 3 वेव। तो 1 सेकंड में वेव कितनी बनी, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज कितनी बार दोहराएगी। तो यहां पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या ले रहे हैं? 1 सेकंड। और वो चीज क्या है जिसके दोहराने की हम बात कर रहे हैं? वेवलेंथ या वेव, है ना? तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स completed in 1 second of time। खत्म। समझ गए ना? ये क्या है? ये है नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड ऑफ टाइम। 1 सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा। अरे अभी तो मैंने बताया था लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी C होता है। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C बाय लैम्डा हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। आगे समझ में बच्चों? ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। इसकी SI यूनिट क्या हो गई? पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। समझ गए? इसकी SI यूनिट क्या होती है? अगर मैं कहूं 1 हर्ट्ज, व्हाट डू यू मीन बाय 1 हर्ट्ज? तो 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। यहां पर इसका मतलब क्या होगा? 1 वेवलेंथ पर सेकेंड। भाई कितने बच्चों को वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी की कहानी समझ में नहीं आई? और फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला भी होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला भी होता है और यहीं से इसकी SI यूनिट आती है पर सेकेंड, क्योंकि टाइम का सेकेंड होता है तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। और इसी को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। यहां तक कोई दिक्कत है तो अभी बता दो।
और इस फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो यहाँ पर भी नोट डाल के लिखोगे या समझ गए? यार ये समझ में तो आ गया कि ठीक है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पर अभी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, इसको थोड़ा महसूस करते हैं। चलो बच्चों मैं दो वेव बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, अगर ध्यान भटक गया तो समझ में नहीं आएगा। यहां तक मान लेते हैं 1 सेकंड हो गया। फोन दिखाना सर, एक बार कॉल थी। चलो कोई बात नहीं बच्चों, दो ग्राफ समझ में आ गए। 2 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं यहां तक 1 सेकंड हुआ है, ठीक है, यहां तक 1 सेकंड का टाइम हुआ है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, ये जो वेवलेंथ है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई होगी? Q1, जल्दी बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी है? अरे कितनी है काउंट करके बताओ ना। 2 हर्ट्ज। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? चेक करो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट हुई? तो 1 सेकंड में 1 2, हाँ है ना। और बच्चों अगर मैं कहूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हर्ट्ज। समझ गए? अब तुम लोग मुझे ये बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? इसकी, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और जरा वेवलेंथ चेक करना, इसकी वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक है और जबकि इसकी वेवलेंथ यहां से लेकर सिर्फ यहीं तक है, λ2। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो गिवन टाइम में कम ही वेव बना पाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। नहीं आया समझ में? सबको समझ में आ गया? तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तभी तो ज्यादा हो पाएगी ना जब ज्यादा वेव कंप्लीट होगी, और ज्यादा वेव तभी कंप्लीट होगी जब वो कंजेस्टेड होंगी, पास पास होंगी, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। और वेवलेंथ अगर लंबी हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये भी कॉपी में ड्रॉ कर लेना एज एन एग्जांपल, ताकि भविष्य में कभी दिक्कत ना आए ये समझने में कि ये बढ़ने से ये क्यों घट रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल समझाने जा रहा हूं। बच्चों मैं 2 वेव बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इन दोनों की वेवलेंथ सेम है या नहीं? चेक कर लो ना यार, इसकी वेवलेंथ यहां तक है, इसकी भी यहीं तक है, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं? गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सेम है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई थी वो मैंने ऐसे बनाई थी, देखो बनाई थी ना। तो ये वाली वेव यहां से शुरू हुई और इसकी वेवलेंथ यहां पे कंप्लीट हुई, और दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वेव यहां से यहां तक हुई। क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम नहीं हो गई थी? उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, इसीलिए वो एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ सेम पॉइंट पे आके मीट हो रहे हैं, और बार बार ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ यार, इसीलिए मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होती है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो वो पॉइंट लास्ट में जो मैंने बोला था रटने को, वो उसका ये लॉजिक है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी। इसमें मुझे कुछ समझाना पड़ेगा क्या? वेव किस स्पीड से आगे जा रही है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ वेव
इज इन अ डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। या स्पीड बोलो एक ही बात है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। पूछो क्यों, अभी हम शुरू से यही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, फिजिक्स वाला फॉर्मूला बताओ। फिजिक्स के क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने कॉपी में, पता नहीं बच्चों। डिस्टेंस कितना है, लैम्डा, मतलब अगर हम एक वेव की बात करें तो इतना डिस्टेंस है, और एक वेव में जो भी टाइम लगा दैट इज टी। हम जानते हैं कि लैम्डा इंटू 1/t बन जाएगा, लैम्डा इंटू 1/t। अब बच्चों चेक करो, लैम्डा इंटू 1/t को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट हुआ कि नहीं, ओ सॉरी स्पीड ऑफ लाइट नहीं, स्पीड ऑफ वेव। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकेंड। समझ गए, मीटर हर्ट्ज मत कर देना, मीटर पर सेकेंड ही होती है इसकी ऐसा यूनिट। कोई दिक्कत, चले आगे। और ये तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि दुनिया में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड मैंने अभी कितनी बताई थी, बताया था ना। तो ये थोड़ी ना फाइंड करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो वो फिर लाइट की स्पीड से ही चल रहा है। कोई दिक्कत, चले आगे। ये सारा कॉपी में नोट कर लेना, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों। मुझे लगता है कि इसके अगले टॉपिक पे जाऊंगा ना तो क्लास लंबी हो जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, बचे हुए टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मैं तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी समझा दूंगा। कोई दिक्कत, चले आगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।